प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले कालांश तक हमने संकलित जो पद हैं उनमें 20 पद तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। 20 से आगे 21वां और 22वां दो पद आज देखेंगे। तो आइए स्क्रीन पर आप देखें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के पद। यहाँ आप प्रसाद की कविता आंसू के पद देख रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपको पूर्व वाले पद का सारांश बता देता हूँ, जिसमें प्रसाद का कवि हृदय और ब्रही प्रेमी हृदय, इन दोनों का वार्तालाप था, जिसमें प्रसाद का ब्रही हृदय प्रसाद के कवि हृदय से कुछ प्रश्न करता है और वो ये कहता है कि ब्रही हृदय विरह में रोता है, लेकिन कवि जो हृदय है वो उसकी वेदना को लेकर के कविता रचता है। तो वहाँ ब्रही हृदय कहता है कि मेरा जो रुदन है, मेरा जो क्रंदन है, उसमें क्या तुम्हें वीणा के स्वर सुनाई देते हैं जो इतने ध्यान से इतने गौर से तुम सुन रहे हो, और मेरे जो विरह में ये आंसू बह रहे हैं उन आंसुओं से तुम अपने करुणा के पट बुन रहे हो। ये कवि हृदय और एक ब्रही हृदय का वार्तालाप था। इससे आगे के हम पद देखें कि प्रसाद क्या लिखते हैं। ये आपका 21वां पद है। रो रो कर सिसक करे मैं कहता करुण कहानी। देखिए क्या लिखते हैं प्रसाद। रो रो कर सिसक करे कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। प्रसाद इस पद में आप देखें, इस पद का प्रसंग क्या है। इस पद में प्रसाद क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। प्रसाद अपनी जो प्रेयसी है उस प्रेयसी के रूखे व्यवहार का यहाँ चित्रण करते हैं। एक प्रेमी ब्रही हृदय किस तरह से अपनी प्रेयसी के सामने रोता है, विलाप करता है, सिसकता है और अपनी दुखपूर्ण व्यथा को उसके सामने उजागर करता है। लेकिन एक प्रेमी है जो उसे ऐसे ही हवा में उड़ा देता है, अर्थात उसे अनदेखा करता है, अर्थात जानबूझकर उसकी बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। तो यहाँ पर इस पद में प्रसाद अपनी प्रेयसी के
उपेक्षापूर्ण व्यवहार का यहाँ पर वर्णन करते हैं। ये तो इसका प्रसंग है। अब इसकी व्याख्या देखें। प्रसाद लिखते हैं, देखिए, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। प्रसाद कहते हैं कि हे प्रेयसी, इस विरह वेदना में मैं कितना दुखी हूं, कितना पीड़ित हूं। उस पीड़ा को, उस दुख को मैं रो रो करके तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। और देखिए शब्द क्या लिया है, सिसक सिसक कर, सिसकियां लेकर रोना। जब व्यक्ति को रोना आता है, रुलाई जब आती है, और ऐसी रुलाई आती है कि वो बंद होने का नाम नहीं लेती, उसको कहते हैं सिसकना। यहां पर आप देखें, रो रो कर शब्द से भी काम चल सकता था, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद हैं। उनका जो शब्द चयन है वो बड़ा ही अनोखा है। ये शब्द ऐसे ही काम में नहीं लिए प्रसाद ने, वो रो रो कर लिख करके भी काम चला सकते थे, लेकिन वेदना की जो गहराई है उसका कैसे पता चले, तो इसलिए उन्होंने सिसक सिसक कर शब्द काम में लिया। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। क्या लिखते हैं प्रसाद कि हे प्रेयसी, मैं अपनी विरह व्यथा को तुम्हारे सामने रो रो करके, सिसक सिसक करके अपनी करुण कथा को तुम्हारे सामने व्यक्त कर रहा हूं, तुम्हारे सामने मैं कह रहा हूं। और तुम हो, जब कोई दुखी व्यक्ति अपनी वेदना को कहे तो उसको तो ध्यान से, गंभीरता से सुनना चाहिए, लेकिन जब कोई नहीं सुने, अनदेखा कर दे, जैसा कि प्रसाद जी के साथ हो रहा है, जैसा एक ब्रही हृदय के साथ हो रहा है। प्रसाद कहते हैं कि हे प्रेयसी, मैं तुम्हारे सामने रो रो करके, सिसक सिसक करके अपनी करुण कहानी का बयान कर रहा हूं, अपनी विरह व्यथा का बयान कर रहा हूं। और एक तुम हो, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। और तुम क्या कर रहे हो, सुमन नोचते सुनते, सुन तो रहे हो लेकिन कैसे, सुमन नोचते। देखिए यहाँ सुमन शब्द जो आया है, सुमन का शाब्दिक अर्थ हम लें तो एक अर्थ सुमन का होता है फूल। पहले हम फूल के अर्थ में ही इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है ब्रही की जो प्रेयसी है वो कहीं किसी बाग बगीचे में फूल तोड़ रही हो, ये संभावित है, सामान्य बात है, सामान्य चर्चा है, सामान्य अर्थ है। इस अर्थ में भी हम इसका भाव देख सकते हैं। हो सकता है प्रसाद की प्रेयसी कहीं फूल तोड़ रही हो और प्रसाद अपनी व्यथा को कह रहे हो, और वो फूल तोड़ने में इतनी मशगूल हो कि प्रसाद की बातों का ध्यान ही नहीं दे रही हो सकता है इसलिए भी प्रसाद ने ये लिखा हो, तुम सुमन नोचते सुनते। लेकिन एक शब्द और आया है, या नोचते, फूल तोड़ा जाता है, फूल नोचा नहीं जाता। अब देखिए जो नोचते शब्द लिया है वो भी प्रसाद ने बड़ा ही समझ करके, जानबूझ करके, नोचना कहते हैं चुटकी भरना, कहते हैं चिटोरी काटना। एक उद्देश्यपूर्ण, हम किसी को चोंटते हैं, चिकोटी काटते हैं, तो वह हमारा एक उद्देश्य होता है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए, कहीं ना कहीं कोई ध्येय होता है। इसलिए प्रसाद लिखते हैं फूल को तोड़ा जाता है, लेकिन हम सामान्य अर्थ में हम यही इसको लेके चलें। मान लीजिए उनकी प्रेयसी फूल तोड़ रही है लेकिन प्रसाद की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, एक ब्रही मन की, ब्रही हृदय की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है प्रेयसी,
तो प्रसाद लिखते हैं, तुम सुमन नोचते सुनते सुनते तो हो, लेकिन फूल तोड़ते हुए करते जानी अनजानी। और क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम तो फूल तोड़ने में मस्त हो, मेरी व्यथा को सुनने में नहीं। सुन रहे हो लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो? जानी अनजानी। जानी, देखिए यहाँ दोनों शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जानी यानी जान करके, अनजानी यानी अनजान बन करके। यहां पर विरोध दिखाई दे रहा है दोनों में। अर्थात भाव क्या है? प्रसाद क्या कहना चाहते हैं कि मेरी व्यथा को, मेरी करुण कथा को मैं रो रो करके, सिसक सिसक करके तुम्हारे सामने रख रहा हूं, और एक तुम हो कि तुम फूल तोड़ने में इतनी व्यस्त हो, इतनी मस्त हो कि मेरी बात को सुनते हुए भी अनसुना कर रही हो, जानते हुए भी तुम अनजान बनी हुई हो। ऐसा प्रसाद कहते हैं। लेकिन व्यंजना से, जिस तरह से प्रसाद ने शब्दों का चयन किया है, उससे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा अर्थ देखिए, सुमन का मतलब होता है अच्छा मन। क्योंकि एक प्रेमी का हृदय अपनी प्रेयसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पवित्र मन होता है। उसको अपनी प्रेयसी, उनके मन में अपनी प्रेयसी के प्रति अगाध प्रेम होता है। तो सुमन का दूसरा अर्थ है पवित्र मन, अच्छा मन, प्रेमी मन। तो प्रसाद क्या लिखते हैं? तुम सुमन नोचते सुनते, मैं जो करुण कथा कह रहा हूं, मैं जो विरह व्यथा आपको सुना रहा हूं, तुम क्या कर रही हो? उसको सुनकर के भी क्या करती हो? सुमन नोचते, तुम मेरे मन को नोचना यानी मन को कष्ट देना, मन को पीड़ा देना। तुम मेरे इस प्रेमी हृदय को पीड़ा दे रही हो, नोच रही हो, कचोट रही हो, और मेरी बातों को सुनकर के भी क्या कर रही हो? सुनते करते जानी अनजानी। तुम मेरी बातों को सुनते हुए भी, जानते हुए भी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द जो जानी और अनजानी शब्द आया है, यानी प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? प्रसाद ये कहना चाहते हैं अपनी प्रेयसी से कि तुम सब कुछ जानती हो। क्यों जानती हो? क्योंकि इस विरह की पीड़ा का कारण भी तुम ही हो। मैं कितना इस वेदना में व्यथित हूं, दुखी हूं, उसको तुम जानती हो। इसलिए प्रसाद लिखते हैं जानी। तुम जानती हो इस बात को कि इस वेदना का मूल कारण तुम हो, लेकिन फिर भी अनजानी, लेकिन फिर भी तुम अनजान बनी हुई हो। अर्थात तुम मेरी बातों को अनसुनी कर रही हो और मेरे इस प्रेमी हृदय को तुम कचोट रही हो। ये प्रसाद कहते हैं। ये तो इसका था भाव। अब जब हम विशेष में जब लिखते हैं तो हम देखें, विशेषकर यहाँ पर एक जो हमें लिखनी है, विशेषकर अलंकारों के संधारण के जो विषय है, जब हम अलंकारों का संधान करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में आप देखिए, रो रो कर सिसक सिसक कर। अब यहाँ पर देखें कि वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अपन प्रास अलंकार भी लिखते हैं, लेकिन एक अलंकार और यहाँ प्रथम पंक्ति में दिखाई देता है। देखिए, रो रो कर सिसक सिसक कर, ये दोनों जो शब्द हैं, यानी एक भावना का जो अतिरेक यहां दिखाया है। पहले भी मैंने अभी की शुरुआत में व्याख्या के समय में आपको बताया कि रोने से शब्द रो रो कर लिखने से भी काम चल सकता था प्रसाद का, लेकिन उन्होंने लिखा है सिसक सिसक कर। रो भी कैसे रहा है आदमी? सिसक सिसक करके रो रहा है, लेकिन फिर भी उस निर्दयी प्रेयसी पर कोई असर नहीं है। इसलिए जब भावनाओं का अतिरेक दिखाया जाए, वहां पर एक अलंकार होता है वीप्सा अलंकार। इसलिए रो रो कर सिसक सिसक कर में आप वीप्सा अलंकार लिख सकते हैं। और सुमन नोचते, आप देखें, सुमन के मैंने आपको बताया, एक अच्छा मन होता है, पवित्र मन होता है, प्रेमी मन होता है, दूसरा फूल होता है। शब्द एक है, अर्थ अलग अलग हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार होगा। नोचते शब्द में भी यही है, क्योंकि मैंने कहा यदि हम फूल अर्थ लेते हैं
तो फूल को तोड़ा जाता है, नोचा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर प्रसाद जो कहते हैं कि मेरे इस प्रेमी हृदय को, मेरे इस पवित्र मन को तुम क्या कर रही हो? कचोट रही हो, इस मन को दुख पहुंचा रही हो, मेरी बातों को अनसुना करके जानते हुए भी। इसलिए सुमन नोचते में आप श्लेष अलंकार लिख सकते हैं। और अंतिम जो पंक्ति है, जानी अनजानी, जैसे मैंने बताया जानकार भी है और अनजान भी बनना। तो जहां पर इस तरह के विरोधी शब्द आए, जहां विरोध का आभास हो, तो वहां पर अलंकार होता है विरोधाभास। अर्थात इसका जो अर्थ जो था वो ये था कि तुम जानबूझ करके अनजान बनी हुई हो। दूसरा ये था कि तुम मेरी पीड़ा को जानती हो और जान करके भी तुम अनजान बनी हुई हो, यानी जानबूझ करके तुम ऐसा कर रही हो, मेरी बातों को अनसुना कर रही हो। इसलिए जानी अनजानी में आप विरोधाभास अलंकार लिख सकते हैं। इससे आगे वाला पद हम देखें। आगे वाले पद में प्रसाद क्या लिखते हैं, आप इसको यहां देखें ऊपर। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे ते, तीखी ती तान हमारी। क्या लिखते हैं, देखिए प्रसाद। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे, तीखी ती तान हमारी। अब इसका जब हम प्रसंग लिखेंगे, इसमें एक बिरही जो हृदय है, उस बिरही हृदय की दशा का यहां पर प्रसाद ने वर्णन किया है। क्या लिखते हैं प्रसाद? मैं, अर्थात प्रेमी हृदय। प्रसाद यहां अपने मैं जो लिखते हैं, अर्थात जब प्रेमी हृदय है और अब विरही हृदय है, तो लिखते हैं कि मैं बल खाता जाता था। अब देखिए, बल खाता, जब कोई भी प्रेमी हृदय, कोई भी प्रेमी अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए जाता है, तो हम ये कह सकते हैं बड़ा इतराता हुआ जाता है, हम ये कह सकते हैं बड़ा इठलाता हुआ जाता है। बल खाते का मतलब क्या है? बल खाता यानी इठलाता हुआ, इतराता हुआ, क्योंकि वो अपनी प्रेयसी के ख्वाबों में खोया होता है। प्रसाद लिखते हैं, मैं बल खाता जाता था। जब संयोग की बातें थी, संयोग के जो क्षण थे, संयोग के जो पल थे, मैं बल खाता हुआ, इठलाता हुआ, इतराता हुआ जाता था। मोहित, मैं मुग्ध था तुम्हारे प्रति, यानी मोहित था, बेसुध, और मुझे कुछ सुध ही नहीं थी, बलिहारी, और मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर न्यौछावर था। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, हे प्रेयसी, संयोग के पलों में मैं तुम्हारे प्रेम में बल खाता हुआ, इठलाता हुआ, मोहित हो जाता था, बेसुध हो जाता था और अपने आप को न्यौछावर कर देता था। लेकिन अब जब विरह है, तो विरह की वेदना में क्या है? अंतर के तार खिंचे थे। अब देखिए, यहां इन दो जो अंतिम पंक्ति हैं, इसमें प्रसाद ने एक रूपक बांधा है। अब अंतर का मतलब होता है मन। मन में तो तार होते नहीं है, तार, और नीचे वाली पंक्ति में एक शब्द आया है तान, तारों से तान निकलती है। यहां एक वीणा का रूपक बांधा है। जब वीणा के तारों को थोड़ा खींच दिया जाता है, थोड़ा सख्त कर दिया जाता है, तो उसकी तान भी तीखी हो जाती है। और जब तारों को कुछ ढीला छोड़ दिया जाता है,
तो उसकी जो तान है वो भी ढीली पड़ जाती है। तो यहां प्रसाद लिखते हैं कि अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी। वेदना की अवस्था में, विरह की अवस्था में, हे प्रेयसी हमारे। अब देखिए यहां पर यह नहीं लिखा है प्रसाद ने कि सिर्फ मेरे, पहले मैं शब्द लिखा है। प्रसाद ये कहते हैं कि मैं संयोग के क्षणों में तुम्हारे ऊपर न्योछावर था, बेसुध था, मोहित था। लेकिन यहां यह नहीं लिखा है अंतर के तार खिंचेते, तीखी थी तान हमारी। हमारी शब्द काम में लेते हैं, अर्थात दोनों प्रेमी और प्रेयसी, हम दोनों के जो मन के जो तार थे वो कैसे हुए, कैसे थे, खिंचे हुए थे। अब मन के तार खिंचने का भाव क्या है, इसमें क्या व्यंजना झलकती है। मन के तार खिंचने का मतलब है हमारे मन के अंदर एक दूसरे के प्रति नाराजगी थी, एक दूसरे के प्रति मन में तनाव था, एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध था। मन के तार खींचने का क्या तात्पर्य है, मन के तार खींचने का मतलब है हमारे दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आक्रोश था, एक दूसरे के प्रति क्रोध का भाव था, एक दूसरे के प्रति नाराजगी का भाव था, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव था। अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी। और देखिए जब मन में क्रोध हो, जब मन में असंतोष हो एक दूसरे के प्रति, तो प्रसाद लिखते हैं तीखी थी तान हमारी। तो उसमें जो स्वर हैं वो सुरीले नहीं निकलेंगे, वो तो बेसुरे ही निकलेंगे। इसलिए तान कैसी थी, प्रसाद लिखते हैं तीखी थी तान हमारी। अब तान क्या, बातचीत का जो तरीका हो सकता है, एक दूसरे को कहने और सुनने का तरीका हो सकता है, उसमें क्या था, तीखापन था। जब नाराजगी होती है तो बात सहजता से नहीं होती है, उसमें तलखी होती है, उसमें एक तेजी का भाव दिखाई देता है। इसलिए प्रसाद यहां लिखते हैं कि वेदना के समय में हे प्रेयसी, हमारे मन के अंदर के जो तार हैं, हमारे मन के अंदर जो क्रोध का भाव है, हमारे मन के अंदर जो नफरत के जो भाव हैं वो बढ़े हुए थे। और इसीलिए जो प्रेम के क्षण में बातचीत का जो तरीका था, जो सहजता थी, जो सुरीलापन था, वो खत्म हो गया। और अब बातचीत के तरीके में तीखापन आ गया है, तलखी आ गई है, तेजी आ गई है। ये प्रसाद इस पद में कहते हैं। अब यदि हम विशेष में देखें तो एक तो यहाँ आप अंतिम जो दो पंक्ति है उसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है, और रूपक में भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके जब कहा जाता है, अतिशयपूर्ण कहा जाता है। इसलिए अंतर के तार खिंचे तीखी थी तान हमारी, इन पंक्तियों में आप अतिशयोक्ति अलंकार लिख सकते हैं। भाषा के स्तर पर आप तत्सम प्रधान भाषा लिख सकते हैं। तो ये आज आपके 21 और 22 ये पद हो गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप उन्हें कमेंट्स डाल करके आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल इससे आगे पढ़ेंगे।